तो हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल पर बेस्ड हमने न्यूमेरिकल तैयार किया है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सामने दिख रहा है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल डाइपोल पॉइंट एट द मिड पॉइंट ए। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको मार्क कर दिया हुआ है कि डाइपोल इज अ स्मॉल डाइपोल। ओके, वी आर कंसिडरिंग इट अ स्मॉल डाइपोल ओनली। तो कैसे बनेगा? तो ध्यान दो, आप अगर माइंड करो, अगर मैं मान लो इसको डाइपोल वन दे देता हूँ, इसको मैं डाइपोल टू ले लेता हूँ, तो पॉइंट ए जो है डाइपोल वन के कारण एक्सियल पॉइंट है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड होगा। ठीक है, चलो मानता हूँ ई वन। और अगर डाइपोल टू की बात करें तो इसके रिस्पेक्ट में पॉइंट ए जो है ये इक्विटोरियल पॉइंट है। और हम लोग जानते हैं कि इक्विटोरियल एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन होता है। तो डाइपोल यहाँ पर वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वर्टिकली। फिर से ध्यान से समझो, मैं इसको E2 मान लेता हूँ। यहाँ पर डाइपोल वन था, एक्सियल है पॉइंट ए, तो डाइपोल वन के रिस्पेक्ट में। और हम लोग जानते हैं कि एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सेम डायरेक्शन में होता है एच डाइपोल। तो यहाँ पर डाइपोल राइटवर्ड है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 भी मैं राइटवर्ड लिया हूँ, उसका वैल्यू मैं E1 मान करके चल रहा हूँ। डाइपोल टू जो है उसके रिस्पेक्ट में पॉइंट ए इक्विटोरियल पॉइंट है। हम लोग जानते हैं कि उसके कारण मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो डायरेक्टली अपोजिट होता है। तो डाइपोल वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 जो है वर्टिकली अप। अब ये भी हम लोग जानते हैं कि अगर डाइपोल का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो आपको ये पता है कि ई इक्विटोरियल इज इक्वल टू हाफ ऑफ ई एक्सियल होता है। तो मतलब कहें कि अगर एक्सियल ई वन को मैं टू ई दे दूं, तो ये ई टू का वैल्यू ई हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है। और ई का वैल्यू कितना होगा हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ई का वैल्यू हो गया के पी अपॉन आर क्यू मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हमारे पास ई का वैल्यू आ गया। नाउ दो वेक्टर्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो वेक्टर बना है, एंड दीज बोथ वेक्टर्स आर सेपरेटेड बाई 90 डिग्री। मतलब इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, आप वेक्टर में पढ़े थे, आर इक्वल टू होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पर ऑफकोर्स cos 90 करेंगे तो जीरो हो जाएगा। अल्टीमेटली ये फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि रूट अंडर आप कह सकते हो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। ये हो गया नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई का वैल्यू हो गया ई नेट इक्वल टू ई बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा रूट अंडर 2e स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये आ गया रूट 5। मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट अंडर 5। मैं ई का वैल्यू डाल देता हूँ। कहोगे लेकिन मैंने तो यहाँ पर स्मॉल डाइपोल का कंडीशन यूज किया है, तो हाँ, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। अब ध्यान दो, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिख रखा है कि वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल डाइपोल। तो आई बिलीव कि दिस आंसर इज क्लियर टू यू। एक बार मैं फिर से आपको बेसिक से समझा देता हूँ मैंने किया क्या। यहाँ पर पॉइंट ए जो है डाइपोल वन के लिए एक्सियल पॉइंट है और डाइपोल टू के लिए इक्विटोरियल पॉइंट है। डायरेक्शन हमें पता है कि एक्सियल के लिए सेम डायरेक्शन होता है, इक्विटोरियल के लिए डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन मैंने दे दिया। और ये रिलेशन भी हमें पता था, इक्विटोरियल और एक्सियल के बीच में जो रिलेशन होता है उसके मैग्नीट्यूड का, वो हमने यहाँ पर यूज कर लिया। तो इक्विटोरियल को मैं अगर ई देता हूँ तो एक्सियल वाला 2e हो गया। ठीक है। और इक्विटोरियल का वैल्यू हमें पता है के पी बाई आर, वो मैंने वैल्यू यहाँ पर ले लिया है। ठीक है। अब रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो मैंने रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, यहाँ पर थीटा 90 डिग्री है, तो इस चलते कॉस 90 जीरो होता है, आपको पता है।
देयरफॉर वी हैव टेकन रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। तो ई नेट का हमें ये वैल्यू आ गया, ठीक है, रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज रूट अंडर 5e। तो आई बिलीव कि दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन को वेक्टर के टर्म में पूछता तब हम लोग क्या करते, तब क्वेश्चन और आसान हो जाता। इसको अगर वेक्टर के टर्म में पूछता तो ये क्वेश्चन और आसान होता। E1 E2 और E2 इक्वल टू E था, E1 इक्वल टू 2E था। तो ध्यान दो, अगर स्टैंडर्ड एक्सिस सिस्टम लेकर के चलो, एक्स एक्सिस इधर मान लेते, इधर वाई एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। तो E1 जो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो हम लोग ई नेट को क्या लिखेंगे बताओ इन द टर्म ऑफ वेक्टर। तो E1 I कैप प्लस E2 J कैप, क्योंकि वो वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो E2 J कैप हो गया, ठीक है। नाउ E1 और E2 का वैल्यू वहां पर लिखा हुआ है तो आप लगा दो, ई बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2I कैप प्लस J कैप। अब ई का वैल्यू हम जानते हैं, अभी मैंने लिखा था और आपको ये याद होगा, बहुत बेसिक चीज है, KP/R³ हम लोग बोलते हैं। तो उस वैल्यू पुट कर देना, हो गया ये KP/R³ 2I कैप प्लस J कैप। ये हो गया आपका वैल्यू न्यूटन पर कूलम। तो देखो, वेक्टर में सोल्व करना क्वेश्चन बहुत आसान होता है। कुछ लोग का वेक्टर का पोर्शन वीक है, तो उनको लगता है कि वेक्टर में क्वेश्चन ज़्यादा टफ होते हैं, बट आई विल टेल यू ट्रूथ दैट इट वेक्टर मेक्स द प्रॉब्लम वेरी इजी। और यहाँ से देखो मैग्नीट्यूड भी निकालना कितना आसान। अगर ई नेट की मैग्नीट्यूड की बात करें तो कितना हो जाएगा, KP/R³ बाहर है तो बाहर ही रहेगा, तो अंदर लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। रूट के अंदर हमें पता है ये 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो गया डायरेक्ट, एक्स कोफिशिएंट और वाई कोफिशिएंट को हम लोग स्क्वायर करके ऐड करते हैं, यहाँ से आ जाएगा कितना, √5 KP। तो देखो मैग्नीट्यूड भी निकालना आसान हो गया और वेक्टर में मैंने आंसर भी दे दिया। ये देखो पूरा आंसर हार्डली 4 लाइन में कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से सोल्व करना क्वेश्चंस को बहुत आसान होता है, ठीक है। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालोगे, आई विल एंटरटेन इट। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन देखता हूँ। नाउ दिस इज अनदर न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये कोई बुक में नहीं मिलेगा, मैंने खुद का अपना दिमाग से बनाया क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पैटर्न, ठीक है। तो ध्यान दो, क्वेश्चन यही है कि 3 स्मॉल डाइपोल, अगेन फिर से ध्यान दो, इस पर मैंने पॉइंट आउट नहीं किया है, लेकिन क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ो तो इसमें लिखा हुआ है क्या, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल कंसिडरिंग अ स्मॉल डाइपोल। मतलब कि यहाँ भी हम लोग को डाइपोल को छोटा डाइपोल ही मान करके चलना है। मतलब कि इसका कह सकते हो सेंटर का जो सेपरेशन है फ्रॉम द डाइपोल, मतलब रेडियस आर, दिस आर इज वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो ये हम लोग कंसिडर करके चलना है। अब ध्यान दो, अगर सेम ओरिएंटेशन रखते हम लोग, डाइपोल का ओरिएंटेशन सेम रखते, तब यहाँ जैसे P3, इसको मैं 1 मान देता हूँ, इसको मैं 2 मानता हूँ और इसको 3 मान लेता हूँ। तो अगर P1 P2 P3 तीनों अगर सेम ओरिएंटेशन में होता, तब तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता। लेकिन ध्यान से देखो, तो P1 P2 P3 P2 तक तो सेम ओरिएंटेशन है, लेकिन P3 का ओरिएंटेशन रिवर्स हो जा रहा है। तो देयरफॉर इतना तो बात पक्की हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। तो एक बात पक्का हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होने वाला है। ठीक है भाई, अगर होगा उसका वैल्यू कुछ होगा तो कितना होगा। अब बात इस पर आती है कि ठीक है, वॉट एवर इट में भी, क्या आखिर वैल्यू क्या हो। तो चलो, हम लोग जानते हैं कि ये ध्यान दो, P1 P2 P3 तीनों के लिए जो पॉइंट O है, ये इक्विटोरियल पॉइंट बन रहा है। P1 P2 P3 तीनों के लिए जो पॉइंट O आपका बन रहा है वो इक्विटोरियल पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि ध्यान से देखो, तो P1 हॉरिजेंटल है और ये वर्टिकल है पोजीशन। सिमिलरली P2 जो है इंक्लाइंड है, इसे परपेंडिकुलर। पॉइंट इज दैट कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, और P1 P2 P3 तीनों टेंजेंट के लॉन्ग है, और वो जो है वो रेडियल पॉइंट है, ठीक है। तो मतलब कि कह सकते हो कि तीनों डाइपोल के लिए ये इक्विटोरियल पॉइंट है, ठीक है। तो अब डायरेक्शन इसका हम लोग बता सकते हैं आराम से। तो ध्यान दो, P1 के कारण E1 इधर होगा,
ठीक है। P2 के कारण E2 इधर होगा। अब P3 के कारण E कितना हो किधर होगा, तो ये इसके बीच में आएगा। ये इक्वी डिस्टेंस ऑफ कोर्स क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये तीनों डाइपोल्स जो हैं वो इक्वली सेपरेटेड हैं बाई एंगल, ठीक है। और ये तीनों की मैग्नीट्यूड ई होने वाली है, ध्यान से देखो, तीनों की मैग्नीट्यूड ई है। तो ऑफ कोर्स ये एंगल तो हो गया आपका पाई बाई सॉरी 2 पाई बाई 3, क्लियरली समझ में आ रहा है। ये जो एंगल है ध्यान दो, ये जो बड़ा वाला एंगल, दिस विल बिकम 2 पाई बाई 3। और ई जो है बीच वाला वो 60 डिग्री पर होगा, ठीक है। ये आपको 120 डिग्री हो गया बाई न्यूमेरिकल। तो ऑफ कोर्स हमें रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला पता है, दो वेक्टर में जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हों और उसके बीच में एंगल थीटा हो, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है 2e कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। यहाँ पर थीटा का वैल्यू 120 डिग्री है, ये हो जाएगा 2 × e इंटू cos 60। तो cos 60 करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा हाफ, मतलब कि e। तो 1 और 2 के कारण इसका और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो e हो रहा है। उसका डायरेक्शन किधर होता है, एट एंगल डिवाइजर along एंगल बाइसेक्टर। मतलब कि along कह सकते हो, ये जो बीच वाला है E3 के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके along हो, तो E नेट यहीं से पता चल गया, विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स E। और E का वैल्यू पता है इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना होता है, आपको आइडिया होगा, KP/R। तो देखो यहाँ से ऑप्शन ये बना सकते हैं कि एक तो ये वैल्यू देंगे, दूसरा चीज बोल सकते हैं एक और ऑप्शन दे करके क्या, कि E नेट इक्वल टू 2 × E इक्वेटोरियल। या कह सकते हो एक्सीएल डाल सकते थे इसको, दे वुड हैव रिटन। और इसका ऑप्शन बना करके एक और ऑप्शन बना सकते थे, समथिंग लाइक इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई एक्सीएल। अगर सेम डाइपोल रखते तो एक्सीएल पर जितना होता उसका मैग्नीट्यूड आ रहा है, ध्यान से देखो तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। मतलब कि दे में मेक मल्टीपल ऑप्शंस, ठीक है। और ये मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, फिर से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर E1 E2 E3 तीनों P1 P2 P3 तीनों के कारण मैंने डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दिया। और तो चूंकि तीनों के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट है तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम। तो ये जो पहल इधर है हॉरिजेंटली बैकवर्ड, ये है आपका P1 के कारण, P2 के कारण आपका ये वाला हुआ, ठीक है। और P3 के कारण ये मिडिल वाला हुआ, दिस वन। तो हॉरिजेंटल इसका और इसका जो रिजल्टेंट है, मतलब P1 और P2 का जो रिजल्टेंट है वो एलोंग P3 हो जा रहा है, एलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ P3। तो इस चलते मैंने यहाँ पर दोनों को ऐड कर दिया, जब वेक्टर पैरेलल होते हैं तो डायरेक्टली गेटेड है, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली ऐड कर दिया। और ऑफ कोर्स इक्वेटोरियल पॉइंट पर आपको पता है कि KP/R³ होता है, मैंने बस वैल्यू डाल दिया। तो क्वेश्चन देखने में बहुत लेंदी लग रहा होगा, टफ भी लग रहा होगा, लेकिन फाइनली सॉल्यूशन बहुत आसान निकला। तो क्वेश्चंस जनरली ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं और इस चलते हमें लगता है कि क्वेश्चन टफ हो जा रहा है, ठीक है। तो आई बिलीव कि यहाँ तक आप लोग को क्लियर हुआ है। तो इस स्लाइड में मैं 2 ही क्वेश्चन तैयार किया था। आई तो अगर आपको और किसी टॉपिक पर क्वेश्चन चाहिए, अच्छे क्वेश्चन, प्रेडिक्टेड क्वेश्चन, तो आई विल बी हैप्पी टू सोल्व दैट और ब्रिंग गुड क्वालिटी क्वेश्चन अगेन। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।